सुख पाया मैंने भैया के राज में, भतीजा गोद मेरे हिंडोले का झूलना। और एक दुख पाया मैंने अपने पिया के घर में, रात रात मेरा चक्की का पीसना। नमस्कार। चुनावनामा के विशेष सीरीज किताबनामा में आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक नई किताब और उसकी लेखिका के साथ आपके साथ मुखातिब हैं, और वो किताब है छोटा नागपुर के सुरीले लोकगीत। ये बहुत आज हालिया प्रकाशित किताब है और मुझे लगता है बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि अमूमन हम लोग जब समाज विज्ञान में नए नए तरह के रिसर्च करते हैं तो अलग अलग तरह के गीतों और उस तरह के मतलब जो लोकल ओरल वॉइसेस हैं उसको हम पाते हैं, लेकिन हम उन्हें संग्रह नहीं कर पाते। और इस लिहाज से मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण काम किया है लेखिका ने। श्रीमती विमलेश्वरी सिंह जी आज हमारे साथ है। मैम, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपको बताएं कि श्रीमती विमलेश्वरी देवी जी का प्रचलित नाम आईवी है, और इनका जन्म छोटा नागपुर के राज परिवार में हुआ। और आपका पूरा परिवार जो नागपुरी भाषा, साहित्य, संस्कृति का संपोषक रहा। और मैं ये कहूँ कि पूरा जो ट्राइबल स्टडीज है उसको एक तरह से संग्रह करने का काम आपका पूरा परिवार करता रहा। आपने हिंदी और मनोविज्ञान में अपना बीए किया और एमए हिंदी साहित्य से किया। उसके उपरांत आपने नागवंश के ऊपर, नागवंशियों के इतिहास के ऊपर बहुत वृहत शोध किया, वृहत रिसर्च किया। और उसके उपरांत आपकी प्रकाशित किताब नागवंश मिथक इतिहास और साहित्य वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। और आज हम आपकी दूसरी बहुत ही लोकप्रिय और प्रचलित किताब छोटा नागपुर के सुरीले गीत के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। और पाठकों को ये भी बताना बहुत लाजिम होगा कि आप अभी संप्रति आपने बहुत मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुमार सुरेश सिंह के संस्मरण को आपने जो है फाइनलाइज किया है, और आप वेट कर रही हैं कि वो जल्द से जल्द प्रकाशित हो। तो मैम, आपका स्वागत है फिर से। पहला सवाल जो हम आपसे करना चाह रहे हैं मैम, वो ये कि जो आपने अपने पूरे काम में जो लुप्त हो चुकी है गीत, जो लोक साहित्य, या आप कह सकते हैं जो ये पूरा लोकगीत जो लुप्त हो गया है, उसको पुनर्जीवित करने का ख्याल कैसे आया, और कब से आप इस पूरी प्रक्रिया में तल्लीन रही? मैं रांची में रह रही थी जब हमारे हस्बैंड कमिश्नर रांची थे। तब क्योंकि इसके पहले तो मैं जानती थी, रांची में रहती थी मेरी विवाह के पहले। फिर शादी हुई, उसके बाद मैं काफ़ी जगह घूमने को मिला, हस्बैंड के साथ जाने को मिला, विदेश भी गई, लंदन में 2 महीने रही। वहीं से हमने रिसर्च शुरू किया। मैं उनके काम के लिए हेल्प करने गई थी लंदन। एक्चुअली उनको नेहरू फेलोशिप मिला था और वो जा रहे थे, तो हमने कहा मैं भी साथ जाऊंगी आपके। फिर मैं गई साथ और 2 महीने लंदन में रही, और उस समय लाइब्रेरी वगैरह जाती थी और रिसर्च में उनको मदद करती थी। तो हमने देखा कि वहाँ भी नागवंश के ऊपर कुछ किताबें मुझे देखने को मिली। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और ब्रिटिश म्यूजियम दोनों जगह हम लोग जाते थे, वहाँ भी मिला। तो हमने सोचा कि मैं भी अपना रिसर्च शुरू करूं नागवंश के ऊपर, क्योंकि मैं जानती थी नागवंश में मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे जिज्ञासा थी कि ये नागवंश नाम क्यों पड़ा और ये नागवंशी ये लोग अपने को क्यों कहते हैं, और नाग का संतान अपने को कहते हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात थी। हमको ये पसंद नहीं आया कि ये तो सही नहीं हो सकता कि नाग का संतान आदमी कैसे हो सकता। तो फिर हमने ये रिसर्च शुरू किया। और फिर गाने के बारे में जो लिखा हमने, ये मुझे गाने बहुत शुरू से ही, मैं संगीत प्रिय हूँ, मैं सितार बजाती थी, ये गाना भी हम हमेशा गाती रहती थी। मेरे भाई बड़े अच्छे वायलिन प्लेयर थे, वो भी अमेरिका में भी जाके ये छोट नागपुरी धुन बजाया उन्होंने।
वहाँ योगदा आश्रम में, फिर हॉलीवुड में, वहाँ काफ़ी प्रशंसा उनको मिली वहाँ। तो ये सब होते हुए मुझे जब रांची में रही तो मुझे लगा कि फिर से गाने सुनने को मिले, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत और पुराने गीत गाए जाते थे। 2080 की बात कर रही हूँ। उस वक्त सारे पुराने राग रागिनी जो नागवंशी क्या कहते हैं इसमें है, नाग छोटनागपुर में जी वो गाने हमको, मैं वहाँ से सुनती थी। तो हातमा एक गांव है उसके नज़दीक, हमारे जहाँ मैं रहती थी कमिश्नर आवास के पास, तो वहाँ से गाने रात रात को कर्मा त्योहार के वक्त 1 महीना पहले से वहाँ गाने शुरू हो जाते थे और मैं सुनती गई वो गाने, और मुझे पुराने बचपन के सुने गाने सब याद आते गए। और फिर मैं लिखती गई और लिखते गए, मेरी मस्तिष्क में ही इतने सारे संजोए हुए थे गाने कि मैं लिखती गई और पूरे काफ़ी लिख लिया। और फिर इसी बीच हमारी एक चचेरी बहन थी जिनके पास लिखित काफ़ी कलेक्शन था उनके पास। तो फिर उन्होंने देखा मेरा इंटरेस्ट, तो उन्होंने अपना सारा कलेक्शन मुझे दे दिया जी। तो फिर इस तरह वो मैंने फिर लिखना शुरू किया। अगला सवाल है कि आपने अपनी किताब में संस्कार गीत पे बहुत विस्तार से लिखा है और इसमें प्रमुख रूप से आपने गणेश वंदना, जुआवन गीत, उपटन गीत, विवाह, बारात चलने के समय गीत, लड़की की शादी का गीत का उल्लेख किया है। ये मुझे लगता है बहुत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रहा है, हम जानते हैं। तो आप इन गीतों के महत्व को कैसे देखती हैं, खासतौर पे आज के समाज में, जबकि ये सारे गीत और पूरा परिपाटी जो है बहुत ही शॉर्टकट में तब्दील होता जा रहा है। आज सभी ये संस्कार गीत करीब करीब लुप्त होते जा रहे हैं। लोग शॉर्टकट में शादी ब्याह करने लगे हैं। ये इतना लंबा चौड़ा क्या संस्कार का ये सब कुछ इन लोग महत्व समझ नहीं रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसे गानों में ऐसा है ना, गाने के द्वारा पहले अपनी संस्कृति के साथ साथ वो लोग शिक्षा भी देते थे सबको, जो उसमें, और कि परिवार की भागीदारी होती थी। सब परिवार के लोग मिलते थे, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, जैसे इतने दूर। अभी देखिए बहुत कम लोग विवाह में सम्मिलित होते हैं। और उसमें गानों में जैसे संस्कार होता था, जैसे हल्दी चढ़ाने का हुआ और कुछ चुमावन करने हुआ, इसमें उन लोग गाने के साथ लड़की को और लड़का को शिक्षा भी देते थे कि क्या करना है, शादी के बाद तुम कैसे रहोगे वगैरह। तो बहुत कुछ उन लोग समझ जाते थे कि ठीक बात, ये तो अच्छी बात है जो हमें आगे ऐसा रहना है। और अभी कोई नहीं जानता है, अभी तो ये सब लुप्त हो चुका है। तो अभी ये इसलिए इसको कुछ तो रहना जरूरी है अभी भी, क्योंकि लुप्त हो जाना मतलब हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। कुछ जानेंगे भी नहीं। आज के युग में सब पहले क्या होता था, मतलब आज के युग में लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। मैं दरअसल मैम ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपने ये संस्कार गीत का उल्लेख किया है अपनी किताब में, उसमें से कोई खास मतलब संदर्भ आपको याद है जो आपके बहुत नजदीक हो, आपके दिल के? मुझे ये गाना याद है जो एक जुआ खेलने की ऊपर बना है ये गाना। और ये छोटनागपुर में ये काफी प्रचलित है। जुआ खेलने का एक दृश्य है जो दो समधी मिलकर जुआ खेल रहे हैं और खेलते खेलते जो हार जाता है वो अपनी लड़की को हार देता है और उसके बेटे के साथ उसकी शादी हो जाती है दूसरे समधी के। तो ये हारने की जो ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। और ये मैं सोचती हूँ ये बहुत बुरी प्रथा थी। संस्कार इसमें जुए खेलने की प्रथा, लड़की, हो सकता है छोटनागपुर में ये प्रथा रही हो पहले और अभी तो नहीं है, किंतु ये गाना है इसके ऊपर तो ये तो जरूर रहा होगा। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक महत्वपूर्ण ये
उल्लेख है जी। और आपने इसमें गाने के ऊपर। अपनी किताब में समधी जोड़ने के समय के शीर्षक से जो इसके बारे में विस्तार से उल्लेख भी किया है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। अगला जो मैम सवाल है वो है डमकच गीत के ऊपर। होता क्या है डमकच गीत, हमारे पाठकों को बताइए। और आपने किताब में लिखा भी है डमकच जो है नृत्य गीत, यानी इसमें नाच का भी है कुछ प्रावधान। तो क्या खासियत है इसका? वो जैसे छोटनागपुर में जो दो तरह के गाने होते हैं, एक झूमर और एक डमकच जी यही प्रचलित है जी। और दोनों नृत्य गीत है, नाचते हैं और गाते हैं जी। तो झूमर होता है बरसात के समय और डमकच होता है शादी विवाह के समय। तो शादी विवाह जब किसी की शादी ठीक हो जाती है तो लड़के लड़की वाले, चाहे लड़के के घर में हो या लड़की के घर में, उसमें रिश्तेदार जितनी लेडीज हैं और बाहर की आसपास के पड़ोसन जितने हैं सब आ जाती हैं और करीब पहले तो एक एक महीना से शुरू हो जाता था गाना। जैसे शादी विवाह अगर ठीक हो गया शादी तो बस शुरू हो गई गाना डमकच झूमर, और वो नाचते भी हैं और एक एक महीने तक नाच होता था पहले। मैंने देखा है मेरे रिश्तेदार की शादी में, जैसे उसकी शादी का तिलक जिस दिन गया अपने घर से, लड़के के लिए लड़की का तिलक गया और उसी दिन से गाना शुरू हो गया, नाचना शुरू हो गया। 6 बजे सब आ जाती हैं लेडीज नाचने के लिए, रात को 9 बजे तक चलता है, क्योंकि पहले कोई पास टाइम नहीं था ना, पहले के ज़माने में और कुछ था नहीं, यही था अपना मनोरंजन का साधन, यही सब था, लोक जीवन का अहम हिस्सा। लोक जीवन का था जी। मनोरंजन का साधन गाना बजाना ही होता था पहले छोटनागपुर में जी। और तभी से ये डमकच नाच जो है नाचते भी हैं और उसमें बाजा भी बजता है, वाद्य होते हैं, मांदर नगेड़ा ये सब भी रहता है आसपास में जी। और काफी दिनों तक चलता है। तो ये क्या अभी भी वहाँ के जनजातीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा? अभी भी है जी। शादी विवाह में डमकच जरूर नाचते हैं लोग जी जी। अगला सवाल मैम झूमर गीत का है। और झूमर, जैसा आपने कहा भी, झूमर गीत का भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है और आपने इसमें राधा कृष्ण के प्रेम के साथ प्रकृति वर्णन के बारे में भी बहुत सुंदरता से बताया है। तो उस पे भी अगर आप कुछ प्रकाश डालें तो। झूमर ऐसा है बरसात के दिनों में होता है जी। और बरसात के दिनों में काफी त्योहार होते हैं छोटनागपुर में, जैसे जिसका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है कर्मा कहते हैं उसको, और जितिया तो शायद बिहार में और जगह भी होता है लेकिन कर्मा खास करके छोटनागपुर का पर्व है। तो ये भाई बहन के लिए होता है, बहन भाई के लिए व्रत करती है और एक कर्म का पेड़ ले आते हैं भी जंगल से काट के और उसको लगाते हैं घर सामने आंगन में और उसको पूजा करते हैं और चारों तरफ घूम घूम के नाचते हैं, रात भर नाच होता है। और इसके पहले भी करीब जिसको जितना समय मिलता है, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीना दिन नाच शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये बरसात का दिन का है इसलिए इसमें बरसात का क्या कहते हैं उल्लेख हुआ है बहुत। पानी बरस रहा है, इधर मोर की आवाज आ रही है, इधर पपीहा बोल रहा है, जैसे कजरी होता है जैसे यूपी का, वैसे ही झूमर है। और इसमें कृष्ण लीला का विशेष वर्णन इसलिए है कि कहा जाता है कि इस तरफ छोटनागपुर से होकर चैतन्य महाप्रभु पुरी गए थे और तब से यहाँ कृष्ण भक्ति ज्यादा लोग मानने लगे, कृष्ण को मानने लगे और कृष्ण पर गाने बनने लगे सारे। तो जितने बरसात के दिनों के हैं, बरसात के दिनों के जो झूमर गाना है इसमें कृष्ण लीला का वर्णन है और बरसात का पूरा वर्णन है। बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, बिजली चमक रहा है, मोर पपीहा गा रहे हैं, वगैरह वगैरह सारे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और मुझे लगता है कि मैम ने अपनी किताब के इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे प्रस्तावना, तो उसमें लिखा भी है कि इस तरह के लोक गीत का बनना भी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है कि किस तरह से
ग्रामीण हलकों में आदिवासी महिलाएं जो है कई बार एक गांव में इसका मुखरा बनता है जब वो अपने दैनिक कामों में रत रहती हैं, और दूसरे गांव में इसका अंतरा बनता है, और फिर इस तरह से गीत का पूरा संयोजन होता है। और इस तरह के गीत जो कि हमारे संस्कृति का हिस्सा परंपरागत रूप से रहे हैं, लेकिन वो रियली इसे हम कह सकते हैं ये डाइंग विजडम है, ये ऐसे ज्ञान है जो मर रहे हैं। तो इस तरह के ज्ञान को सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक स्फेयर में लाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसके मार्फत आपसे परिचय हुआ और आपके काम से भी परिचय हुआ, और मुझे लगता है कि किताबनामा के जो दर्शक हैं और ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके के जो दर्शक हैं, वो भी इस किताब को पढ़ेंगे और अपने पुराने भूले हुए अतीत को फिर से जीवित रखना चाहेंगे। तो शुक्रिया मैम आपका। मैं एक उल्लेख चाहूंगी करना यहाँ जी। ये शिवानी के गाने, शिवानी जो लेखिका जी थी, जी। उन्होंने एक गाना लोकगीत को लिखा था जी। उसमें एक लेडी कहती है कि एक सुख पाया मैंने भैया के राज में, भतीजा गोद मेरे हिंडोले का झूलना, और एक दुख पाया मैंने अपने पिया के घर में, रात रात मेरा चक्की का पीसना। ये मुझे उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी। जी, धन्यवाद।